हे गाइस, भारत माता की जय। सरकार, आई होप रिवीजन आपके एंड पे मस्त चल रहा है एंड सर कस्टम्स भी आपके कंट्रोल में अब आ रहा है एंड सरकार आइए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 27, इंपोर्टेशन एंड एक्सपोर्टेशन। दिस इज द प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स। सर आइए चैप्टर नंबर 27 पर। हाँ, उससे पहले सरकार ध्यान देना, आपके एंड पे कंप्लीट होना इज मोर इंपॉर्टेंट। मैंने हर लेक्चर में आपको बोला है कि सर कभी भी आप सिलेबस पढ़ते हो कोई भी, सर आपके एंड पे अगर वो कंप्लीट हो रहा है तो सर वो कंप्लीट हुआ है। आपकी सक्सेस ही हमारी सक्सेस है। अल्टीमेटली जो भी हमें जितने भी हमें आपकी वजह से, इसलिए सर आपका खुश होकर पढ़ना इज वेरी एसेंशियल। खुश होकर आप तभी पढ़ेंगे जब चीजें आपको समझ में आ रही है, आपके कंट्रोल में आ रही है। एंड आई होप दिस रिविजन लेक्चर्स आर हेल्पिंग यू आउट टू कवर द एंटायर सिलेबस इन अ वेरी स्मार्ट वे, शॉर्ट वे एंड सर इफेक्टिवली। तो सरकार कमेंट बॉक्स में मुझे पता होना चाहिए कि आपको रिविजन लेक्चर अच्छे लग रहे नहीं लग रहे, सर आपके लिए हेल्पफुल हो रहे कि नहीं हो रहे, माहौल बनना चाहिए। सर आइए भारत माता की जय करते हुए आगे चैप्टर नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। इंपोर्टेशन एंड एक्सपोर्टेशन। सबसे पहला क्या है? सेक्शन 29 अराइवल एट द फिक्स्ड प्लेसेस ओनली। सर पर्सन इंचार्ज को ये इंस्ट्रक्शन दे रखा है सेक्शन 29 के थ्रू कि सर आप लैंडिंग जो करोगे एट जो सीबीआईसी ने फिक्स प्लेसेस जो अपॉइंट किए, पोर्ट, एयरपोर्ट और लैंड कस्टम स्टेशन, वहीं पे आप आएंगे, कहीं और नहीं जा सकते हो। पर हाँ, इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ इमरजेंसी लैंडिंग कैन बी डन एनीवेयर इन द इंडिया बट immediate intimation will be given to the nearest police station or custom department. पर sir the person in charge of the conveyance will not allow disembarking of any of the passenger from the vicinity of the vessel unless it is necessary to safeguard their life. Clear? Done. सरकार आइए सेक्शन 30 और 30 ए क्या बोलता है? सर जैसे ही वेसल आएगा, सरकार सोचिए, प्रैक्टिकली सोचिए, जैसे ही कन्वेंस आएगा क्या करेगा सर? उस पर लिस्ट ऑफ गुड्स जो भी है सर वो सबमिट करेगा, जिसको बोलते हैं क्या? इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, आईजीएम। और सर जितने भी पैसेंजर है उनकी रिपोर्ट, सर इंपोर्ट रिपोर्ट बोलते हैं। सरकार ध्यान दीजिएगा बेटा, इंपोर्ट रिपोर्ट बोलेंगे व्हीकल के केस में एंड आईजीएम बोलेंगे वेसल और एयरक्राफ्ट के केस में। सर ध्यान देना, इन केस ऑफ वेसल और एयरक्राफ्ट, सर पर्सन चार्ज ऑफ द कन्वेंस इज रिक्वायर्ड टू सबमिट द आईजीएम बिफोर अराइवल ऑफ द कन्वेंस, बट इन केस ऑफ व्हीकल इट इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड विद इन 12 आवर्स ऑफ द अराइवल ऑफ द व्हीकल। सर ध्यान देना बेटा, इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना कंपलसरी है, पर कमीशन चाहे तो सर किसी स्पेसिफिक केस में अगर उनको लगता है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहा इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना, तो ऐसे केस में आईजीएम को एनी अदर मोड्स भी अलाउ कर सकता है टू फाइल। अच्छा, आईजीएम हो या इंपोर्ट रिपोर्ट हो या सर पैसेंजर की जो रिपोर्ट होती है उसको बोलते हैं क्या? सर ये रहा सर, फाइलिंग ऑफ पैसेंजर एंड क्रू अराइवल मैनिफेस्ट एंड पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन, ये पर्सन इंचार्ज ऑफ द कन्वेंस सबमिट करेगा बिफोर अराइवल ऑफ द कन्वेंस। पर हाँ, व्हीकल केस में विद इन 12 आवर्स, और अगर इन्होंने टाइमली सबमिट नहीं किया तो 50,000 तक का फाइन है, 50,000 तक का फाइन है पर्सन इंचार्ज ऑफ द कन्वेंस पे। पर्सन इंचार्ज ऑफ द कन्वेंस इस पर डिक्लेरेशन देता है कि जो भी लिखा है सही लिखा है एंड सर टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड बिलीफ, ये सब कुछ सही लिखा है, वो सर्टिफाई करेगा, साइन करेगा। पर हाँ, अगर कोई इसमें सर कोई एरर पाया गया तो ऐसे केस में अगर सर प्रॉपर ऑफिसर लगता है कि इट इज रीजनेबल, तो ऐसे केस में आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी सर वो उसको करेक्शन का मौका भी देगा। क्लियर? डन। एंड सर आइए सर सेक्शन नंबर 37 क्या बोलता है? पावर टू बोर्ड द कन्वेंस। अच्छा सर, प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है। देखो सर, वेसल आया, कन्वेंस आया, उसने आईजीएम फाइल किया, कंप्लीट रिपोर्ट दी कि साहब इतने इतने गुड्स हमारे पास, ये पैसेंजर है सर, तो उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कि ही इज द पावर टू बोर्ड द कन्वेंस फॉर द पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन, चेकिंग एटसेट्रा, एंड सर ही इज द पावर टू रिक्वायर द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स एटसेट्रा, एंड सर ही कैन आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द कैप्टन। पर्सन चार्ज से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसको जवाब देने पड़ेंगे, एक्सप्लेनेशन देने पड़ेंगे। सर सेक्शन 31 एंट्री इनवर्ड ऑर्डर। अब सर एवरीथिंग फाउंड ओके, तब सर पर्सन इंचार्ज प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? सर वेसल के केस में एंट्री इनवर्ड का ऑर्डर देगा। एंट्री इनवर्ड का ऑर्डर मिलने के बाद ही जो गुड्स एंट्री इनवर्ड के ऑर्डर मिली वो ही अनलोड हो पाएगी यहाँ पर। क्लियर? पर सर बैगेज, एनिमल्स, पेरिशेबल आइटम्स, हैजार्डस गुड्स और मेल बैग्स के केस में एंट्री इनवर्ड के ऑर्डर की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्टली अनलोड कर सकते हो। सर देन सर सेक्शन 32 बोलता है जो गुड्स आईजी में मेंशन नहीं है वो कभी भी इंडिया में अनलोड नहीं हो सकता। देन सेक्शन 33 to 36 बोलता है क्या? सर अनलोडिंग होगी कहाँ पे होगी भाई? कस्टम पोर्ट पे होगी, विद इन कस्टम एरिया होगी, सर अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर होगी, ऑन अ वर्किंग डे होगी, ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स होगी, एक्सेप्ट ऑन पेमेंट ऑफ ओवरटाइम फीस, जिसको बोलते हैं मर्चेंट ओवरटाइम चार्जेस। और मर्चेंट ओवरटाइम चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगता, हमने पढ़ा हुआ है सर मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट में। बोट नोट सेक्शन 35 बोलता है क्या? सर अगर मान लो कोई वेसल आ रहा है, बड़ा वेसल है सर, उसको पार्किंग प्लेस नहीं मिल रहा है, बर्थ नहीं मिल रहा है, या फिर सर ट्रैफिक जाम है, यहाँ पे वो बहुत टाइम लग रहा है, लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, सर ऐसे केस में कुछ गुड्स को अनलोड करना है, कुछ गुड्स ले आना है, तो ऐसे केस में छोटी बोट ले आके
सर गुड्स वहां भेज भी सकते हैं छोटी बोट्स पे, सर वो गुड्स अनलोड करके गुड्स भेज भी सकता है। जैसे ही गुड्स बोट में रखते हैं उसको बोलते हैं गुड्स बीइंग वाटरबॉर्न। पर सर बिफोर गुड्स बीइंग वाटरबॉर्न वहां पे बोट नोट की रिक्वायरमेंट होती है, बोट नोट सबमिट करना पड़ेगा पर्सन इंचार्ज को, और उसके बाद वो गुड्स को अनलोड कर सकता है बोट नोट छोटी बोट में, और छोटी बोट के थ्रू गुड्स को ला सकते हो कस्टम पोर्ट तक, और वो वेसल फ्री हो जाएगा। पर हाँ, सीबीएसई के पास पावर है कि वो चाहे तो बोट नोट की रिक्वायरमेंट को जनरली या किसी स्पेसिफिक केस में भी एग्जामिशन दे सकता है। सर सेक्शन 44 बोलता है कि अनलोडिंग के बाद गुड्स का जाएगा, कस्टोडियन के पास जाएगा, पर प्रोविजंस ऑफ कस्टडी एंड रिमूवल डू नॉट अप्लाई टू सर बैगेज एंड गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड बाय पोस्ट। पोस्ट से गुड्स अगर आ रहा है तो ऐसे केस में प्रोविजन अलग दे रखे, और बैगेज केस में जो पैसेंजर होता है वो खुद ही अपना बैगेज लेके आएगा, वहां पे कस्टोडियन के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते। बाकी सारी गुड्स जो भी अनलोड होगी आफ्टर अनलोडिंग गुड्स विल बी हैंडेड ओवर टू दी कस्टोडियन हु विल हेल्ड द custody of the goods unless a valid order has been passed. He will maintain proper records of all the goods and he will not allow any of the person to remove the goods from his possession unless a valid order has been passed either for home consumption or for warehousing. Sir, पिलफ्रेज, सर सेक्शन 13 बोलता है क्या, ड्यूटी ऑन पिलफर्ड गुड्स। सर अगर कोई भी गुड्स पिलफर हो गया है, सर अगर मान लो कस्टोडियन की पोजीशन में गुड्स है एंड वाइल गुड्स आर इन द पोजीशन ऑफ द कस्टोडियन, गुड्स अगर चोरी हो गया, चिंदी चोरी हो गया, पिलफर हो गया, तो ऐसे केस में सर कस्टोडियन विल बी लायबल टू पे कस्टम ड्यूटी। कौन लायबल होगा भाई? कस्टोडियन विल बी लायबल टू पे कस्टम ड्यूटी। ये लॉस नहीं हुआ, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, अच्छा इंपोर्टर लायबल नहीं होगा क्योंकि इंपोर्टर ने गुड्स क्लियर ही नहीं करवाया, तो ऐसे केस में कस्टोडियन विल बी लायबल टू पे कस्टम ड्यूटी ऑन सच गुड्स। एंड ऐसे केस में रेट ऑफ ड्यूटी, रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी क्या होगी? सर नॉर्मली क्या होता है, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। यहाँ पे कोई चोरी करने के लिए बिल ऑफ एंट्री तो फाइल नहीं करी होगी उन्होंने, इसलिए यहाँ बोला क्या जिस दिन आईजीएम फाइल करी है, आईआर इंपोर्ट रिपोर्ट व्हीकल केस में फाइल किया, दैट इज द डेट रिलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू इन केस ऑफ गुड्स व्हिच आर पिलफर्ड फ्रॉम दी कस्टोडियन, और कस्टोडियन लायबल होंगे टैक्स पे करने के लिए। सर सेक्शन 46 बोलता है क्या, बिल ऑफ एंट्री। अब सर इंपोर्टर आएगा, सर गुड्स का है, कस्टोडियन के पास है, या फिर गुड्स विद इन ट्रांजिट है, सर एडवांस में, इफ इट इज एक्सपेक्टेड कि नेक्स्ट 30 डेज में गुड्स आने वाला है, तो सर ऐसे केस में एडवांस में भी बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हो। और हाँ, बिल ऑफ एंट्री के लिए बोल दिया क्या, सर जिस दिन वो कन्वेंस आया है उसके एक दिन पहले, मतलब मान लो 14 फेब को कन्वेंस आ रहा तो 13 फेब भले हॉलिडे हो, पब्लिक हॉलिडे, क्योंकि आप 14 फेब की तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं सर। 13 फेब भले पब्लिक हॉलिडे हो, वी डोंट केयर। 13 फरवरी खत्म होने से पहले पहले आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिकली सर थ्रू आइसगेट पोर्टल। ओके सर, बिल ऑफ एंट्री इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना सबके लिए कंपलसरी, एक्सेप्ट अगर किसी स्पेशल केस में पॉसिबल नहीं हो रहा तो कमिश्नर अलाउ कर सकता है एनी अदर मोड से। पर हाँ सर, बिल ऑफ एंट्री क्या होता है सर, इट्स अ कंप्लीट डॉक्यूमेंट विच इज फाइल्ड फॉर सर एक तरह से सेल्फ असेसमेंट डॉक्यूमेंट है जो इंपोर्टर या उसका एजेंट फाइल करता है सर टू असेस द गुड्स, उसमें सेल्फ असेसमेंट करके लेके आएगा और इसके बेस पे गुड्स क्या होगी, क्लियर होगी सर। तो एक तरह से कस्टम क्लियरेंस का डॉक्यूमेंट है क्या, बिल ऑफ एंट्री। सर अगर आपकी गुड्स एग्जम्प्ट हो, टैक्सेबल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ेगा। पर ट्रांजिट गुड्स और ट्रांसशिपमेंट गुड्स के लिए सिस्टम अलग दे रखा है, वहां पे बिल ऑफ एंट्री फाइल करने की जरूरत नहीं है। एंड सर ध्यान देना बच्चों, बिल ऑफ एंट्री सर इट्स अ कंप्लीट असेसमेंट डॉक्यूमेंट, इसलिए यहाँ पे डिक्लेरेशन देगा इंपोर्टर की जो भी लिखा है वो सही लिखा है, करेक्ट लिखा है, इसमें वैल्यूएशन वगैरह जो भी इसने किया है करेक्ट किया है, साथ में मैक्सिमम पॉसिबल डॉक्यूमेंट वो अटैच करेगा सो दैट कस्टम ऑफिसर कैन वेरीफाई द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड आइडेंटिटी ऑफ द गुड्स, एचएसएन कोड वगैरह डिटरमाइन कर पाए। अच्छा, बिल ऑफ एंट्री में कोई गलती हो गई क्या, उसमें अमेंडमेंट अलाउ है? सर अलाउड होगा सर, ध्यान देना, अगर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ ओरिजिनल बिल ऑफ एंट्री सर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रेजेंट थे एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री, तो ऐसे केस में अमेंडमेंट बिल ऑफ एंट्री अलाउ हो जाएगा, अदरवाइज कभी भी अलाउ नहीं होगा। अब अपने बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी, अब सर ऐसे केस में क्या होगा, असेसमेंट होगा। असेसमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके सेक्शन में 17-18 प्रोविजनल असेसमेंट। सर फिर ड्यूटी का अमाउंट जो आपको बताया बिल ऑफ एंट्री जो रिटर्न करी डिपार्टमेंट ने आपको, सर उसका ड्यूटी का पेमेंट करेंगे एंड ड्यूटी का पेमेंट करके आपको गुड्स का आउट ऑफ कस्टम चार्ज ऑर्डर मिल जाएगा एंड देन यू कैन रिमूव द गुड्स। इसलिए पे फर्स्ट क्लियर लेटर, यहां कोई मंथली पेमेंट का सिस्टम नहीं होता, पहले पे करो और फिर ले आओ। पर कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ लोगों को नोटिफाई करके बता सकता है कि इनको डेफर्ड पेमेंट सिस्टम अलाउ किया गया है। डेफर्ड पेमेंट सिस्टम किनको अलाउ किया है सर, importers who are certified under authorized economic operator program is AEO tier 2 and tier 3 उनको अलाउड है, प्लस ऑथराइज्ड पब्लिक अंडरटेकिंग्स को सर डेफर्ड पेमेंट सिस्टम अलाउड है। अब डेफर्ड पेमेंट सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, 2 मिनट बाद पढ़ते हैं, पर उससे पहले सर इंपोर्टर को जो कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, कब पे करनी पड़ेगी, अगर वो सेल्फ असेसमेंट करके बिल ऑफ एंट्री फाइल करा तो जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल करी उसी दिन उसको कस्टम पे करना पड़ेगा, क्लियर। और हाँ, अगर मान लो सेल्फ असेसमेंट किया, मान लो उसमें ड्यूटी का अमाउंट था 2 लाख रुपए और फाइनल असेसमेंट हुआ 1.5 लाख में, तो इस केस में 50,000 का रिफंड मिलेगा। दैट इज एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, रिफंड चैप्टर में दे रखा है बात। ओके, एक और बात, सरकार
अगर सेल्फ असेसमेंट नहीं किया, डिपार्टमेंट ने असेसमेंट किया, प्रोविजनल असेसमेंट हुआ या रीअसेसमेंट हुआ, तो ऐसे केस में जिस दिन डिपार्टमेंट ने आपको बिल ऑफ एंट्री रिटर्न करी उसके एक दिन के अंदर सर 1 डे एक्सक्लूडिंग हॉलीडे, सर 1 वर्किंग डे के अंदर आपको कस्टम पे करना पड़ेगा जो डिपार्टमेंट बताया उतना। पर अगर आप पे नहीं करते हो तो सर नेक्स्ट डे से क्या लग जाएगा, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। ये तो हो गया सर कब आपको पे करना है। पर अगर सर आपको डेफर्ड पेमेंट सिस्टम दे रखा है तो ऐसे केस में सिस्टम क्या होगा सर, जिन लोगों को डेफर्ड पेमेंट सिस्टम अलाउ किया उनको लिए कुछ नहीं सर 15 दिन में एक बार पे करना है, मतलब पूरे कैलेंडर मंथ में 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक जो भी बिल ऑफ एंट्री आपको रिटर्न हुई उसका 16 डे ऑफ द मंथ तक आपको पे करना पड़ेगा। 16 से लेकर लास्ट डे ऑफ द मंथ तक जो भी बिल ऑफ एंट्री आई है, बिल ऑफ एंट्री रिटर्न करी डिपार्टमेंट उसका फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक आपको पे करना पड़ेगा कस्टम। एंड सर मार्च मंथ है तो सर उसमें सेकंड हाफ के लिए 31 मार्च या उससे पहले पहले आपको ड्यूटी का अमाउंट पे करना पड़ेगा। और हाँ देन ना ये जो ड्यूटी पे करनी होती है इनको इलेक्ट्रॉनिकली पे करना कंपलसरी है। सेकंड थिंग, अगर इन्होंने बीच में डिफॉल्ट किया कंटिन्यूस सर कॉन्जिक्यूटिवली 2 सर पेमेंट करने में अगर इन्होंने डिफॉल्ट कर दिया तो ये फैसिलिटी इनके लिए विड्रॉ हो जाएगी। जब तक ये वापस है रेगुलर नहीं होते, सारा डिफॉल्ट रेक्टिफाई नहीं करता, लोग इंटरेस्ट पे नहीं करते, तब तक इनकी ये फैसिलिटी विड्रॉ रहेगी। जैसे ही पे करते हैं टाइमली सर ये फैसिलिटी वापस से इनके लिए रीस्टोर हो जाएगी। क्लियर, डन। सर अब बताया कस्टम ड्यूटी का इलेक्ट्रॉनिकली पे करना कंपलसरी नहीं सर, किन के लिए कंपलसरी है, जो ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम में रजिस्टर्ड है उनको, प्लस अगर कस्टम ड्यूटी का अमाउंट आपका 10,000 या मोर 10,000 और मोर पर बिल ऑफ एंट्री अगर है तो आपको ऑनलाइन पे करना कंपलसरी, अदरवाइज आप फिजिकल पे करें हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकली सर सबको प्रमोट करें अभी ऑनलाइन पे करने के लिए। आइसगेट इज द पोर्टल सर, जो कस्टम का पोर्टल है डेजिग्नेटेड पोर्टल है सर। पेमेंट गेटवे भी आइसगेट दे रखा है सर, इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज गेटवे। ओके सर, आउट ऑफ कस्टम्स ऑर्डर पास होगा, गुड्स कैन बी क्लियर्ड। और अगर 30 दिन के अंदर आपने गुड्स क्लियर नहीं किया तो ऐसे केस में डैमेज बिकम्स पेबल। अब सर सेक्शन 51A बोलता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ध्यान बेटा कस्टम पोर्टल आइसगेट अभी लाइव हो चुका है सर। जैसे जीएसटी में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर, वैसा यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस हो गया है सर। क्या होगा सर, जैसा जीएसटी में हमने पढ़ रखा है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, आप क्या करेंगे सर, कॉमन पोर्टल के थ्रू आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया गया है सर, वहां से लॉगिन करके आप अपने सर कॉमन पोर्टल पे सर अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड को लॉगिन करके आप अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अमाउंट डिपॉजिट करेंगे ड्यूटी इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह का। एंड सर जब आपकी लायबिलिटी आएगी तब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू आप उस लायबिलिटी को पे कर सकते हो, भले वो ड्यूटी का हो, इंटरेस्ट का हो, पेनल्टी का हो, किसका भी आप पे कर सकते हो। क्लियर। अच्छा, कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट चाहते हो नोटिफाई करके बोल सकता है कि इन केस में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकते हो, वो नोटिफाई करा हुआ, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए सर सेक्शन 51A इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर। अब सर इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर क्या होता है, जो भी कस्टम के बेनिफिट होंगे, जैसे सर आपने एक्सपोर्ट किया, आपको ड्रॉबैक का अमाउंट मिल रहा है, आपको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट वगैरह मिल रही है, वो क्या करेंगे आपके इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर में क्रेडिट कर देंगे। वो इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर में जो आपको सर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट जो क्रेडिट करी गई है सर, उसका आप खुद के लिए भी यूज कर सकते हो, जब भी फ्यूचर में इंपोर्ट करोगे कस्टम ड्यूटी के अगेंस्ट उसको सेट ऑफ कर सकते हो, या आप चाहो तो किसी और को ट्रांसफर भी कर सकते हो, जिसको ट्रांसफर करी वो यूज भी कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर में मेंटेन रहेगा सेक्शन 51B के अकॉर्डिंग सर। फिर डिस्पोजल ऑफ द गुड्स, अच्छा कस्टम अगर पे कर दिया उसके बाद क्या होगा साहब, गुड्स का आउट ऑफ कस्टम ऑर्डर पास हो गया, आप ले जाओ साहब। पर अगर मान लो सर कोई आया ही नहीं, बिल ऑफ एंट्री फाइल ही नहीं किया सर, फर्दर एक्सटेंशन भी नहीं मिला सर, आपने ड्यूटी का अमाउंट पे नहीं किया, 30 दिन का टाइम हो गया, एंड सर आफ्टर अनलोडिंग 30 दिन का टाइम हो गया और आपको फर्दर एक्सटेंशन नहीं मिला, तो ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर ऑन द डायरेक्शन ऑफ द कमिश्नर उन गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर देगा, ऑक्शन करके बेच देगा साहब। क्लियर। एंड सर जो सक्सेसफुल बिडर होगा उसको सर उसको मतलब इसको ऑक्शन के थ्रू गुड्स बेचेंगे, एंड गुड्स जब बेचेंगे तो जो सक्सेसफुल बिडर होगा उसको सर इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, आपका बिडिंग सक्सेसफुल हुआ है, आप गुड्स ले जाइए। एंड सर ऐसे केस में कस्टोडियन जो होता है वो एक बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा, कंसोलिडेटेड बिल ऑफ एंट्री बायर वाइज, और अकॉर्डिंगली वो कस्टम पे करेगा, एंड फिर आउट ऑफ कस्टम चार्ज ऑर्डर पास होगा, एंड सर गुड्स विल बी रिमूव्ड। क्लियर, डन। सर अब आ रहा है क्या, वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग। सरकार आपने बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल किया है, बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग ही फाइल किया था, पर किसी वजह से आप उन गुड्स को क्लियर नहीं करवा पा रहे हो, असेसमेंट नहीं करवा पा रहे हो, टैक्स पे नहीं कर पा रहे हो अभी, तो ऐसे केस में आप उस प्रॉपर ऑफिसर जो एसीडीसी है उस कस्टम पोर्ट का जहां पे गुड्स है उससे रिक्वेस्ट कर सकते हो, काइंडली अलाउ द टेम्पररी वेयर हाउसिंग विदाउट फॉलोइंग द वेयर हाउसिंग प्रोसीजर। और ऐसे केस में अगर एसीडीसी सेटिस्फाइड है कि हाँ रीजनेबल ग्राउंड है इसके पास, तो ऐसे केस में ही मैं अलाउ warehousing without warehousing, he can allow the warehousing of the goods temporarily without following warehousing procedure। और ऐसे केस में अगर warehousing अलाउ हो गया तो ना तो कस्टम पे करना, ना असेसमेंट पे करना, ना असेसमेंट करवाना, ना कोई बॉन्ड साइन करना, ये टेम्पररी warehousing है, पर सर नॉट मोर देन 30 days, मैक्सिमम 30 दिन के लिए ही वो अलाउ करेगा, पर कमिश्नर के पास पावर है कि वो फर्दर 30 दिन के लिए और अलाउ कर सकता है इस तरह की वेयर हाउसिंग को। अच्छा, इस तरह की वेयर हाउसिंग लोग क्यों कराते हैं सर? सर
आपको पता है अगर आपने कस्टम पोर्ट से अनलोडिंग के 30 दिन के अंदर गुड्स को क्लियर नहीं करा तो हैवी डैमेज बिकम्स पेबल। हैवी डैमेज चार्जेस से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, वेयर हाउसिंग कराते हैं टेम्परेरी, सो दैट नॉर्मल वेयर हाउसिंग चार्ज लेके आपका हैवी डैमेज चार्ज बच जाए। क्लियर, डन। ये फ्लो चार्ट ऑफ इंपोर्ट दे रखा है जो हमने ऊपर पढ़ा, उसी का समरी दे रखा है पे। सरकार आइए एक्सपोर्ट का सिस्टम पढ़ लेते हैं सर। जब भी हम गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे सबसे पहले क्या करना है सर, आपको सर गुड्स को लेके आना है कस्टम पोर्ट पर एंड सर यू विल फाइल अ शिपिंग बिल, और सर इन केस ऑफ व्हीकल सर आप बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल करेंगे, अदरवाइज वेसल एयरक्राफ्ट के केस में यू विल हैव टू फाइल अ शिपिंग बिल। शिपिंग बिल क्या था, जैसे बिल ऑफ एंट्री होता है वैसे एक्सपोर्ट के केस में शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट होता है। अब सर ऐसे केस में आप यू विल हैव आपको कंप्लीट डिक्लेरेशन ऑफ द गुड्स देना पड़ेगा, मैक्सिमम पॉसिबल डॉक्यूमेंट अटैच करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा जो भी है सही है सर, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वगैरह हमने सब अटैच किए। सेकंड थिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स में लिखा है सही लिखा है, करेक्ट लिखा है, एंड सर कोई भी प्रोहिबिटेड गुड्स वगैरह नहीं है, हमने सब कंडीशंस का ध्यान रखा है। एंड सर आप सेल्फ असेसमेंट करके लेके आएंगे, कस्टमर सर वेरीफाई करेगा। असेसमेंट के सेक्शन 17 18 हम पढ़ चुके ऑलरेडी। अब सर असेसमेंट वगैरह हो गया, ड्यूटी का अमाउंट निकल गया सर, आप कस्टमर अमाउंट का ड्यूटी पे करेंगे। एंड सर अगर आप लेट हो गए तो ऐसे केस में वही 15% पर annum इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट साथ पे करना पड़ेगा। अब अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है आपने पे कर दिया, अब ऐसे केस में क्या होगा सर, आउट ऑफ सॉरी लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर सेक्शन 51 के थ्रू आपको क्लियरेंस ऑफ दी गुड्स फॉर एक्सपोर्टेशन का परमिशन मिलेगा। सर लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर यही वो डेट है सर जिस दिन ऑर्डर मिलता है, दिस इज द डेट रिलेवेंट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर कस्टम लगता है तो। क्लियर। अब साहब आपने कस्टम पे किया, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल गया, अब आप क्या करेंगे सर, वो गुड्स जो होगी सर उसको आप क्या करेंगे, लोड कराएंगे। पर सर किसी भी कन्वेंस पर गुड्स तब तक लोड नहीं होता तब तक उस वेसल पर सर उस वेसल को एंट्री आउटवर्ड का ऑर्डर नहीं मिल जाए। सर एंट्री आउटवर्ड का ऑर्डर मिलेगा, उसके बाद गुड्स वेसल पे लोड हो पाएगी, वेसल केस में एप्लीकेबल है ये। ओके सर, पर बैगेज एंड मेल बैग्स मतलब बाय पोस्ट जो एक्सपोर्ट होता है सर वहां पे ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते, वहां पे एंट्री आउटवर्ड की जरूरत नहीं होती है। ओके अब क्या होगा सर, आप गुड्स लोड कराएंगे। अब सर पर्सन इंचार्ज ऑफ द कन्वेंस की जिम्मेदारी है कि वो उन्हीं गुड्स को लोड करना अलाउ करे जिसके लिए परमिशन मिली है प्रॉपर ऑफिसर की ऑर्डर मिला है, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, उसी को वो अलाउ करेगा फॉर लोडिंग ऑफ द गुड्स। अब सर सबकी गुड्स लोड हो गई है सर, अब वेसल निकलने से पहले वो क्या फाइल करेगा, जैसे आने से पहले फाइल करता है आईजीएम, ऐसे निकलने से पहले क्या फाइल करेगा, ईजीएम, एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, व्हीकल केस में एक्सपोर्ट रिपोर्ट, एंड सर प्लस जितने भी पैसेंजर और क्रू जा रहे हैं तो पैसेंजर एंड क्रू डिपार्चर मैनिफेस्ट एंड पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन वो सबमिट करेगा बिफोर डिपार्चर ऑफ द कन्वेंस। एंड सर ध्यान देना बेटा, सर उसने अगर टाइमली इसको फाइल नहीं किया तो 50,000 तक का फाइन है, किस पर, पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस पर। अच्छा ईजीएम क्या होता है साहब, ईजीएम कैसे बनता है, ईजीएम है ईयर, सर कुछ नहीं, सारी जितनी भी आपने सर गुड्स लोड करिए उस सब का समरी होता है सर कि इतने गुड्स में लेके जा रहा हूं साहब। क्लियर। तो सर क्या होता है सर, जब भी एक्सपोर्टर अपने गुड्स लोड कराता है उसको सर जो ऑफिसर होता है, शिप का ऑफिसर, वो एक रिसिप्ट देता है, इसको बोलते हैं क्या, मेट्स रिसिप्ट। मेट्स रिसिप्ट के बेस पे क्या करता है सर और हर एक पर्सन को जब भी गुड्स लोड होती है उसके बाद सर पर्सन इंचार्ज ऑफ द कन्वेंस क्या करेगा, बिल ऑफ लेडिंग इश्यू करेगा, बिल ऑफ लेडिंग। इन सब बिल ऑफ लेडिंग को या सर बाय एयर अगर जा रहा है तो सर ऐसे केस में कंसर्न नोट इश्यू होता है। सर रेलवे के केस में रेलवे रिसीट या व्हीकल्स जा रहा तो लॉरी रिसीट इश्यू होती है। सर इन सब के बेस पे क्या बनता है, बिल ऑफ लेडिंग। इन सब बिल ऑफ लेडिंग को कंपाइल कर लो तो सर क्या बन जाएगा आपका, ईजीएम या ईयर बन जाएगा। वो ईजीएम या ईयर सर सबमिट करेगा पर्सन चार्ज ऑफ द कन्वेंस बिफोर डिपार्चर ऑफ द कन्वेंस। उसके बाद सर रिटर्न ऑर्डर मिलेगा प्रॉपर ऑफिसर का, उसके बाद वो डिपार्चर हो पाएगा। डिपार्चर हो गया, टाटा बाय बाय हो गया, हमें उसकी याद आएगी, टाटा बाय बाय हो जाएगा। प्लस यहां लिख दिया सेक्शन 43 ने एग्जम्पशन ऑफ सर्टेन क्लासेस ऑफ कन्वेंस फ्रॉम सर्टेन प्रोविजंस। सर सेक्शन नंबर 30, 41, 42। 30 था क्या सर, फाइलिंग ऑफ आईजीएम। 41 क्या है, ईजीएम। 42 क्या है सर, रिटर्न ऑर्डर फॉर डिपार्चर। ये एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आपके व्हीकल में सर लगेज के अलावा कोई और गुड्स नहीं है तो। क्लियर। प्लस गवर्नमेंट चाहे तो किसी अदर गवर्नमेंट के वेसल व्हीकल को एग्जाम कर सकती है, वेसल या एयरक्राफ्ट को। पढ़ना सर, द सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जाम कन्वेंस बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट और एनी फॉरेन गवर्नमेंट वेसल या एयरक्राफ्ट विच टेम्पररी एंटर इनटू इंडिया फॉर द रीजन ऑफ एनी इमरजेंसी। कोई इमरजेंसी लैंडिंग करिए साहब, उसको आईजीएम फाइल कराओ, ईजीएम फाइल कराओ, रिटर्न ऑर्डर की जरूरत नहीं होगी इसको। क्लियर सर। अब आ गया क्या कुछ 2-3 छोटे-छोटे पॉइंट। ट्रांजिट गुड्स एंड ट्रांसशिपमेंट गुड्स क्या होता है साहब, ट्रांजिट गुड्स मींस सर गुड्स विच आर ऑन बोर्ड। सर मतलब मान लो सिंगापुर से वेसल निकला, उसके पास 1 लाख यूनिट है, 1 लाख में से 20,000 यूनिट कहाँ के लिए, दुबई के लिए है या कोलकाता के लिए है। मुंबई पोर्ट पे वेसल आ रहा है, मुंबई पोर्ट पे जो वेसल आ रहा है तो वो 20,000 यूनिट यहाँ पे अनलोड नहीं हो रही है, तो ऐसे केस में दोज 20,000 यूनिट्स विल बी कॉल्ड ट्रांजिट गुड्स। दे विल रिमेन इन ट्रांजिट। द गुड्स विच विल remain in transit मतलब the goods which are not to be unloaded at a particular port is, उस पोर्ट के लिए उन गुड्स को क्या कहेंगे, ट्रांजिट गुड्स कहेंगे। अच्छा वो ट्रांजिट गुड्स है तो उन गुड्स पे कोई सीबीएसई के पास पावर है कि वहाँ पे सर वो चाहे तो कुछ रेगुलेशंस कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, और हाँ इन गुड्स पे कोई कस्टम के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे एक्सेप्ट
दो प्रोविजन कौन कौन से, ये गुड्स आईजी में भी होने चाहिए और ईजी में भी होने चाहिए कि आ रहे तब भी है, जा रहे तब भी है, इसलिए क्लियर। अदरवाइज इन पे कोई कस्टम वगैरह पे करने की जरूरत नहीं होती है। सीबीएसई के पास पावर है क्योंकि कुछ कंडीशन रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। सर ट्रांसशिपमेंट गुड्स, सर ट्रांसशिपमेंट क्या होता है, सर मान लो 1 लाख यूनिट निकली सिंगापुर से वेसल पर, सर मुंबई पोर्ट पहुंचा, मुंबई पोर्ट पर वो जब गुड्स अनलोड हो रही है उसमें से मान लो 200 यूनिट, ओनली 200 यूनिट वर फॉर कोलकाता या बांग्लादेश। अब केवल 200 यूनिट के लिए सर पूरा वेसल कोलकाता या बांग्लादेश जाए, ऐसे चाहे उसने क्या किया, मुंबई ही अनलोड कर दिया और मुंबई अनलोड करके उसको शिपमेंट ट्रांसफर करके उसका शिप सर किसी और वेसल पे लोड करके उन गुड्स को उसके डेस्टिनेशन पोर्ट पे ले जाया जा रहा है, विच में बी इन इंडिया, मे नॉट बी इन इंडिया। तो उन गुड्स को जो अनलोड तो हो रही है किसी पर्टिकुलर पोर्ट पर, बट सर दोज आर नॉट मेंट फॉर दैट पोर्ट, उसको किसी और पोर्ट या एयरपोर्ट पर ले जाया जाएगा। अगर बाय वेसल आया तो बाय वेसल ले जाएंगे, बाय एयर आया तो बाय एयर ही ले जाएंगे, क्लियर। तो उन गुड्स को जिस पोर्ट पे उसको अनलोड किया टेम्पररी, सर उन गुड्स को वहां पे बोलेंगे क्या, ट्रांसशिपमेंट गुड्स। और इसके लिए सर बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट गुड्स फाइल करना पड़ता है। पर हाँ, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गवर्नमेंट ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्री से बायलैटरल एग्रीमेंट हो रहा है, फॉरेन कंट्री गवर्नमेंट से अगर कोई बायलैटरल या इंटरनेशनल ट्रीटी हो रखी है या बायलैटरल एग्रीमेंट हो रखा है, तो ऐसे केस में इंस्टेड ऑफ बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट एक डिक्लेरेशन फॉर ट्रांसशिपमेंट अगर फाइल हो गया तो भी चल जाएगा सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, क्लियर। अच्छा, ट्रांसशिपमेंट गुड्स पर कोई कस्टम पे करने की जरूरत नहीं है। पर अगर ध्यान देना बेटा, यहाँ पे एक्सेप्शन है सर, क्या, अगर डेस्टिनेशन पोर्ट इज नॉट अ मेजर पोर्ट, कोई छोटा पोर्ट है सर, कोई कस्टम स्टेशन नहीं है वहां पे, तो ऐसे केस में सर जहां पे ट्रांसशिपमेंट हो रहा है, जहां पे अनलोड हुआ वहीं पे कस्टम पे करना पड़ेगा। पर सर इसको अदरवाइज राउंड इस तरह से बोला हुआ है यहाँ पे कि सर ट्रांसशिपमेंट गुड्स पे कस्टम हमेशा यहाँ पे करना पड़ेगा, कहां पे, जहां पे अनलोड हो रहा है वहीं पर सर इसके एग्जिबिशन होंगे, यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट गुड्स पे कस्टम पे नहीं करना पड़ेगा। अगर डेस्टिनेशन पोर्ट इज अ मेजर पोर्ट या मेजर एयरपोर्ट है या ऐसा कोई पोर्ट या एयरपोर्ट है जो एक कस्टम स्टेशन जहाँ पे कस्टम पे कर सकते हो, तो ऐसे केस में यहाँ पे आपको कस्टम पे करने की जरूरत नहीं। दोनों बातों को मीनिंग एक ही सर, क्लियर, डन। सर अब ध्यान देना बेटा, ट्रांसशिपमेंट गुड्स और ट्रांजिट गुड्स, ध्यान देना बेटा, दे विल बी, जब गुड्स जाएगी डेस्टिनेशन पोर्ट पे जब गुड्स आएगी, दे विल बी एंटर्ड एज इफ दे आर एंटरिंग इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दे विल बी लायबल टू पेमेंट ऑफ कस्टम एंड ऑल अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट विल अप्लाई देयरएट। अच्छा, देयर आर सम कंडीशंस फॉर ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट गुड्स। फर्स्ट क्या है सर, आईजी में वो मेंशन होनी चाहिए। सेकंड, गुड्स शुड बी इंटरनेट फॉर ट्रांसशिपमेंट ट्रांजिट एज द केस में भी, गुड्स शुड नॉट बी प्रोहिबिटेड गुड्स। एंड सर बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट, या जिस केस में ट्रीटी हो रखा है, इंटरनेशनल ट्रीटी या डिक्लेयर, तो ऐसे केस में डिक्लेरेशन ऑफ ट्रांसशिपमेंट शुड बी देयर। एंड जो वेसल का ऑनर है वो जब गुड्स को ले जा रहा है तब एक बॉन्ड साइन करेगा कि साहब मैं इन गुड्स को इनकी जो डेस्टिनी है वहीं पे ले जाऊंगा, कहीं और अनलोड नहीं करूंगा क्योंकि अभी तक इन पे टैक्स नहीं पे हुआ, तो बॉन्ड विद श्योरिटी वो फाइल करेगा। एंड सर जो कंटेनर या पैकेज होगा वो डिपार्टमेंट सील से सील पैक होगा। दीज आर द कंडीशंस फॉर ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट गुड्स। आई होप मजा आया आपको माहौल। सरकार आइए, इनलैंड कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रंट स्टेशन क्या होता है तुम्हें समझाता हूँ। वैसे मैंने आपको समझाया था एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए सर हिंदुस्तान का मैप बन रहा है आपके सामने, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम गुलिस्ता है इसका, हम बुलबुल है इसकी, ये गुलसिता हमारा, ईस्ट और वेस्ट, यो इंडिया इज द बेस्ट। ओके चलिए सर, मान लो ये इंडिया है सर। अब सर इनलैंड कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन क्या होता है। इनलैंड कंटेनर डिपो, आज मान लो यहाँ पर सर उदयपुर राजस्थान, मान लो सर, मानने में क्या जा रहा है साहब, सर ये उदयपुर राजस्थान है। अब यहाँ पर एयरपोर्ट तो है पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, पोर्ट यहाँ पे है नहीं क्योंकि समंदर नहीं है सर यहाँ पे। तो सर ऐसे केस में, और नए बॉर्डर पे, इंडिया के बॉर्डर पे जहाँ पे लैंड कस्टम स्टेशन हो सर, तो अब यहाँ के लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो सर यहाँ से इनको पोर्ट ले आना पड़ेगा, एयरपोर्ट ले आना पड़ेगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट वगैरह पे या लैंड कस्टम स्टेशन ले आना पड़ेगा। इसलिए पर सर यहाँ के लोग बहुत सारे गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं। यू नो आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ मार्केट, यहाँ पे मार्केट की इंडस्ट्रीज बहुत फेमस है एंड सर यहाँ से बहुत सारे लोग एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स को। अब सर ऐसे केस में यहाँ के लोगों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बेनिफिट देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक मिनी पोर्ट ओपन कर दिया विच इज कॉल्ड इनलैंड कंटेनर डिपो। सर इसको क्या कहेंगे, इनलैंड कंटेनर डिपो इज अ काइंड ऑफ मिनी पोर्ट। सर इनलैंड कंटेनर डिपो क्या होता है, अ काइंड ऑफ मिनी पोर्ट जहां पे ऑल द प्रोसीजर ऑफ द कस्टम्स टेक प्लेस। एंड सर यहाँ पे कस्टम क्लियरेंस भी होता है, ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कैन बी फाइल्ड हियर, क्लियर। इट्स, और सर ये एक तरह से सेल्फ कंटेंट कस्टम स्टेशन है, क्लियर, डन। ये हो गया क्या, इनलैंड कंटेनर डिपो। कंटेनर फ्रेट स्टेशन क्या होता है, सर क्या होता है, मान लो यहाँ पे कोई पोर्ट है या इनलैंड कंटेनर डिपो है सब। अब ये पोर्ट इतना कंजेस्टेड हो गया है कि सर यहाँ पे जैसे कभी भी गुड्स बाहर से इंडिया में आता है तब सर कंटेनर में स्टफ होके आता है सर। अब स्टफिंग, डी स्टफिंग करना, एग्जामिनेशन ऑफ द गुड्स, सर ये सब काम सर अगर यहीं पे करेंगे तो पूरा पोर्ट वैसे इतना ऑक्यूपाइड है कि सर हम काम ही नहीं कर पा रहे। तो ऐसे केस में इस एरिया को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। सेम वे उदयपुर का जो इनलैंड कंटेनर डिपो था इसका भी एरिया थोड़ा एक्सटेंड कर दिया कि ठीक है साहब
पैकिंग एंड पैकिंग का काम वहां कर लो, एग्जामिनेशन ऑफ द गुड्स वहां कर लो, स्टफिंग डी स्टफिंग ऑफ द गुड्स इन द कंटेनर वहां कर लो, सो दैट हमारा पोर्ट, एयरपोर्ट या लैंड कस्टम स्टेशन या इनलैंड कंटेनर डिपो थोड़ा डीकंजेस्ट हो जाए, कंजेशन कम रहे. सर इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन, इट इज जस्ट एन extension. Container freight station are just an extension of the custom port, airport, land custom station or inland container depot just to decongest the ports. क्लियर सर, इसका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है. इट हैज टू बी लिंक टू अ कस्टम स्टेशन विच इज अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कमिश्नर ऑफ कस्टम्स. और यहां पर केवल पार्ट ऑफ द कस्टम प्रोसेस होती है, मेनली एग्जामिनेशन ऑफ द गुड्स, और गुड्स आर स्टफ्ड इनटू द कंटेनर्स एंड डी-स्टफ्ड देयर फ्रॉम, एंड एग्रीगेशन और सेग्रीगेशन ऑफ कार्गो आल्सो टेक्स प्लेस एट सीएफएस. कोई और प्रोसेस यहां पे नहीं होती है. ये कोई इंडिपेंडेंट कस्टम स्टेशन नहीं है, पर हाँ इनलैंड कंटेनर डिपो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कस्टम स्टेशन है जहां पे कस्टम क्लियरेंस से सारे काम हो सकते हैं. सर क्लियर, डन, आई होप फंडा पूरा क्लियर आपको. सर आइए सर सेक्शन नंबर 13 और सेक्शन नंबर 23 का डिफरेंस भी देख लेते हैं सर हम. सर सेक्शन नंबर 13 है क्या, पिल्फर्ड गुड्स. सेक्शन नंबर 13 is regarding pilferage and section number 23 is regarding loss or destruction of the goods. सर सबसे पहली बात, सर pilfer means सर petty theft. सर when goods are in the custody of the custodian, वहां पे कोई पिल्फर हो गया तो ऐसे केस में importer will not be liable to pay any custom duty. क्लियर. एंड सर लॉस और डेस्ट्रॉयड, सर ध्यान देना बेटा, अगर कोई गुड्स लॉस हो गया, डेस्ट्रॉय हो गया, चोरी नहीं हुआ साहब, बिल्कुल खत्म, तो ऐसे केस में द लॉस इज फॉर एवर एंड बियॉन्ड द रिकवरी. ऐसे केस में सर कस्टम पे करने की जरूरत नहीं होती सर. और अबेंडनमेंट, आप गुड्स को क्या कर रहे हो सर, गुड्स abandonment of the goods is possible where the importer is unwilling or unable to take the delivery of the goods. आप डोनेट कर रहे हो कस्टम डिपार्टमेंट को बेटा. क्लियर, यू आर ट्रांसफरिंग द टाइटल इन फेवर ऑफ कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, रेलिंक्विशमेंट ऑफ द टाइटल कर रहे हो, वहां पे सेक्शन नंबर 23 लगता है सर. और पिल्फरेज केस में सेक्शन नंबर 13 लगता है. ड्यूटी ऑन गुड्स, सर इंपोर्टर विल नॉट बी लायबल टू पे एनी कस्टम ड्यूटी ऑन सच गुड्स. पर सर ऐसे केस में पिल्फर अगर हुआ तो कस्टम विल बी लायबल टू पे कस्टम ड्यूटी. पर सर यहाँ पर लॉस और डेस्ट्रेशन में भी कस्टम पे करने की जरूरत नहीं होती, पर अगर आपने कस्टम पे कर दिया तो उसका आपको रिफंड मिल जाएगा, रेमिशन मिल जाएगा. सर सब्सिक्वेंट रिस्टोरेशन ऑफ द गुड्स, सर अगर पिल्फर्ड गुड्स है तो वहां पॉसिबल है चोरी हुआ तो गुड्स वापस से मिल गया, तो ऐसे केस में सर रिस्टोर अगर कर दिया तो इंपोर्टर जब गुड्स को क्लियर कराएगा तब उसको कस्टम पे करना पड़ेगा. पर इन केस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स रिस्टोरेशन इज इम्पॉसिबल. सर वेयरहाउस गुड्स, सर ध्यान देना पिल्फरेज इज प्रैक्टिकली पॉसिबल. पिल्फरेज के प्रोविजन अप्लाई होते कब, व्हेन गुड्स आर इन द कस्टडी ऑफ द कस्टोडियन. तो सर वेयरहाउस गुड्स पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते. पर सर लॉस्ट डेस्टिनेशन गुड्स एनी टाइम बिफोर क्लियरेंस ऑफ द गुड्स फॉर होम कंजम्पशन, वो हो सकता है वेयर हाउस में हो, बिफोर वेयर हाउस हो, ड्यूरिंग द कस्टडी ऑफ द कस्टोडियन हो, वाइल अनलोडिंग हो, वाइल इन द ट्रांजिट हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा. कभी भी लॉस डिस्ट्रॉय हुआ तो आप रेमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो. ऑनर्स टू प्रूव द पिल्फरेज और डिस्ट्रक्शन, सर अब चोरी हुआ है, पिल्फर हुआ, तो यहाँ पे ऑनर्स टू प्रूव डज नॉट लाई ऑन द असेसी. इंपोर्टर लायबिलिटी नहीं कि वो प्रूव करे, पर सर डिस्ट्रक्शन हुआ है, लॉस हुआ, तो ऐसे केस में इंपोर्टर को प्रूव करना पड़ेगा टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ एसडीसी कि गुड्स लॉस हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ है. सर टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ पिल्फरेज और लॉस और डिस्ट्रक्शन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. पिल्फरेज आफ्टर अनलोडिंग होना चाहिए वाइल गुड्स आर इन द कस्टडी ऑफ द कस्टोडियन. पर सर यहाँ पर लॉस डिस्ट्रक्शन एनी टाइम बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन हो सकता है, ड्यूरिंग ट्रांजिट हो सकता है वाइल अनलोडिंग हो सकता है वाइल इन द कस्टडी ऑफ द कस्टोडियन हो, या हो सकता है सर वाइल इन द वेयर हाउस हो, एनी टाइम बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन ये हो सकता है. सर आइए लास्ट पॉइंट, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है फेसलेस असेसमेंट. आपको पता है डिपार्टमेंट सर क्या कर रहा है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर के लिए. डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, एनोनिमिटी ऑफ द असेसमेंट के लिए क्या कर रहा है सर, फिजिकल इंटरफेस को रिड्यूस कर रहा है बिटवीन ट्रेड एंड कस्टम्स, सो दैट सर कस्टम क्लियरेंस स्मूथ हो, असेसमेंट अच्छा हो, ग्रेटर यूनिफॉर्मिटी ऑफ असेसमेंट हो अक्रॉस द लोकेशन हो, स्पीडियर कस्टम क्लियरेंस हो थ्रू एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर. क्योंकि सर क्या करेंगे सर फेसलेस असेसमेंट में जिस पोर्ट पे आप एक्चुअली इंपोर्ट कर रहे हो, फिजिकल पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन अलग होगा, और जहां से असेसमेंट हो रहा है वहां के ऑफिसर कहीं और ही बैठे हैं, सर फेसलेस असेसमेंट होगा. और उनको अगर कोई सर असेसमेंट करना है, अब सर ध्यान देना बेटा, वो फेसलेस करेंगे और सर वहां पे क्या होगा, स्पीडियर होगा. स्पीडियर क्यों होगा, एफिशिएंट और इफेक्टिव भी क्यों होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट क्या करेगा, जब फेसलेस असेसमेंट करेगा तब सर पर्टिकुलर सेक्टर वाइज ऑफिसर्स को असाइन कर देगा कि मेटल सेक्टर का आप असेसिंग ऑफिसर हो, इस सेक्टर के आप असेसिंग ऑफिसर हो. अब अगर आप किसी सेक्टर स्पेसिफिक के असेसिंग ऑफिसर हो तो डेफिनेटली आप में मास्टरी आ जाएगी सर, एंड यू विल डू द असेसमेंट एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, और बहुत फास्ट कर पाएंगे आप, इजीली समझ पाएंगे असेसमेंट को, क्योंकि वही काम आप कर रहे हो, आप स्पेशलाइज हो गए उसके. क्लियर, प्रमोटिंग सेक्टर स्पेसिफिक एंड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन इन द असेसमेंट. सर जो भी आपको करना है वो ऑनलाइन ही होगा, सेक्टर स्पेसिफिक होगा, ये बात कर ली हमने. एंड कॉमन पोर्टल इसके लिए नोटिफाई कर दिया गवर्नमेंट ने, कौन सा, isgod.gov.in. क्लियर सर, इसके थ्रू ही फेसलेस असेसमेंट होगा, बिल ऑफ एंट्री वही फाइल होगी, ऑर्डर भी वही पे पास होगा, असेसमेंट वगैरह का सारे कम्युनिकेशन उसके थ्रू ही होंगे. सर क्लियर, ये फेसलेस असेसमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया है कस्टम के अंदर, और इसी के साथ भारत माता की जय. एंड सर शायद आपको पिक्चर समझ में आ रही है, शायद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और आपको लग रहा है कि यस
यू कैन डू इट सर, आप कर सकते हो। और सर इफेक्टिव और एफिशिएंट रिवीजन हो रहा है रिवीजन लेक्चर के थ्रू। एंड सर मुझे कमेंट बॉक्स में पता पड़ेगा कि सर आपको समझ में आया कि नहीं आया, माहौल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। भाई जबरदस्त, शानदार। मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। ऑल द बेस्ट, लव यू लॉट, टेक केयर। भारत माता की अगेन जय। बाय बाय कर दू, बाय।